नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट की इस तीसरे लेक्चर में देखेंगे कि मौलिक अधिकार कितने टाइप्स के होते हैं। इसके पहले हम मौलिक अधिकार की जो विशेषताएं थी, जो भी अधिकार किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किनके विरुद्ध ये प्राप्त हैं, यह सब पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम यह देखेंगे कि प्रॉपर आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल 14 से शुरू होता है प्रॉपर फंडामेंटल राइट, 12 से 35 तक संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रारंभ होता है, लेकिन मेन जो मुख्यतः शुरू होगा आर्टिकल वो 14 से होगा। उसके पहले जो आर्टिकल 12 और 13 जो संविधान में उल्लेखित है, उस आर्टिकल 12 और 13 का क्या तात्पर्य है संवैधानिक, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर रूप से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 14 से 32 तक एक क्रमबद्ध सीरीज में लेकर चलेंगे। उसके पहले किनके विरुद्ध यह प्राप्त है, राज्य की अवधारणा क्या है संवैधानिक दृष्टिकोण से, वह डिस्कस करेंगे हम आपसे। और जब फंडामेंटल राइट लागू दिया गया था तो संविधान के पहले से और संविधान के बाद इसका क्या प्रॉपर वेरिएशन है, कब से यह लागू होता है, किन विधियों के तात्पर्य में लागू होता है, वो आज हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, किस भाग में है, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो, फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करता हो या उल्लंघन करता हो। तो राज्य का जब नाम लेते हैं हम, तो संवैधानिक दृष्टिकोण और भौगोलिक दृष्टिकोण दोनों में राज्य का एक अलग अलग तात्पर्य है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से हम राजनीतिक अवधारणा में जाएंगे वहाँ कि राज्य क्या है, तब वहाँ उसका मीनिंग और तात्पर्य वहाँ सेंस बदल जाएगा। हम यहाँ देखेंगे कि संविधान की दृष्टि से राज्य के बारे में क्या बात की गई है वो देखेंगे, और कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है वह देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम कि फंडामेंटल राइट मूल संविधान में कितने टाइप के थे। जब संविधान शुरू हुआ उस समय 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में, वह 7 प्रकार के थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, इस CAA का मतलब है, ये शॉर्ट टर्म हम लिख दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसी के जगह पर रिप्लेस बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार 21 में जोड़ा गया, 21 में। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2023 के यूपीपीसीएस के पेपर में यह सेम पॉइंट यही था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया संविधान में, मौलिक अधिकार में। वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और यह भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, आर्टिकल 21A। 21 में जीवन का अधिकार है, लाइफ टू लिबर्टी है। हम देखेंगे आगे, उसके जब भी आएंगे वहां हम पहुंचेंगे, तो एक बार इसको प्रॉपर रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, तो वहां इसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि इसको हटाकर और ये शामिल किया गया था 21 में। आज मूल संविधान के बाद जब संशोधन करके इसको हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, तो मूल अधिकार मुख्यतः 6 प्रकार के बचे हुए। उसमें से समानता का अधिकार है सबसे पहले, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। समानता के अधिकार को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है संविधान में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक
अधिकार 2930 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या वही अधिकार है जब हम आपसे बताए थे कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट जाया जा सकता है, आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे। कोई अगर राज्य ऐसा कानून बनाता है जिससे कि राज्य द्वारा उस कानून के द्वारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है या न्यून होता है, कम किया जाता है, तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नागरिक जा सकता है। तो वही जो आर्टिकल 32 का हम प्रयोग करते हैं वह स्वतः ही स्वयं मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार आज के संविधान में जो है वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। 7 था, एक जो है 44वां संविधान संशोधन नियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार का यहाँ से हटाकर उसको लीगल राइट्स संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A में रखा गया उसे क में जो है, और भाग 12 में इसको हटा के वहां भाग 12 में पहुंचा दिया गया जो लीगल राइट्स हो गया। और ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। यहां से आप देख सकते हैं कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। एक बार आप इसको प्रॉपर रूप से आर्टिकल याद कर लीजिए कि 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और आर्टिकल 32, 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट हैं। अब आइए आज हम यहाँ देखेंगे कि जो राज्य, बार बार हम राज्य के शब्द की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि राज्य है क्या, किनके विरुद्ध यह प्राप्त है। तो दरअसल जब 1928 में नेहरू के द्वारा फंडामेंटल राइट जो है दिए जाने का प्रावधान बात की जा रही थी स्वतंत्रता के पहले, तो उसी समय ये सोचा गया था कि राज्य जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उस समय भाग 3 में फंडामेंटल राइट रखा गया। पहले मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा के बाद फंडामेंटल राइट आया। हम आपको बता चुके हैं कि आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 में जो बार बार हमें शब्द टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। तो राज्य की अवधारणा क्या है और इसका संवैधानिक टर्मिनोलॉजी में क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। जब भी हम राज्य की डिफिनीशन यहाँ देंगे तो जियोग्राफिकल अगर राजनीतिक अवधारणा, भौगोलिक अवधारणा हम देखेंगे तो वहाँ राज्य और संवैधानिक अवधारणा में दोनों में विशेष अंतर पाया जाता है। तो यहाँ जो राज्य की परिभाषा हम देखेंगे वो यहाँ राज्य भाग 3 एवं भाग 4 DPSP एवं फंडामेंटल राइट के लिए यहाँ परिभाषा दी गई है। भाग 3 एवं भाग 4 के लिए यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है। यह भाग 3 एवं 4 के संदर्भ में लागू होगा राज्य की डिफिनीशन। राज्य का तात्पर्य है कि देश के संदर्भ में और प्रांत के संदर्भ में और सरकार के संदर्भ में राज्य का नाम लिया जाता है कि एक देश जो है, एक प्रांत जो है और एक सरकार के संदर्भ में। राज्य का तात्पर्य अर्थ है कि केंद्र की संसद और सरकार, अर्थात केंद्र की संसद और सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण, वायलेशन हो या उल्लंघन हो। दूसरा, प्रांत का विधानमंडल और राज्य सरकार अर्थात राज्य, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सके या फंडामेंटल राइट को कम कर सके। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है। यह राज्य का आर्थिक तात्पर्य में यह भी माना जाता है। फिर राज्य के संदर्भ में हम देखेंगे रेफरेंस में स्थानीय संस्थाएं भी होती हैं। स्थानीय संस्थाएं मतलब नगर पालिकाएं, पंचायत, लोकल अथॉरिटी जो लोकल बॉडी होती है। कुल मिलाकर तात्पर्य राज्य का यह होता है कि ऐसी कोई संस्था जो राज्य से पावर गेन करती हो, ऐसी कोई प्राधिकार गेन करती हो, कोई अथॉरिटी गेन करती हो, राज्य से शक्ति प्राप्त करती हो, तो उसे हम राज्य की डिफिनीशन में रख सकते हैं। जो है राज्य का अर्थ अगर व्यवहारिक तौर पे हम देखेंगे तो वही होता है कि सरकारी तंत्र से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी जो राज्य या सरकार से पावर गेन करती हो, ऐसी कोई अथॉरिटी राज्य की परिभाषा में रखी जा सकेगी। यह आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 क्यों ऐसा डिफाइन किया? क्योंकि यह पहले ही बोला है कि फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो यहाँ राज्य को डिफाइन करना संवैधानिक दृष्टिकोण से पहले ही बता देगा कि राज्य के अंडरटेकिंग है कौन कौन, कौन राज्य के अंतर्गत आते हैं।
देश के संदर्भ में बात की जाएगी राज्य की, यहाँ प्रांत के संदर्भ में बात की जाएगी और सरकार के संदर्भ में की बात की जाएगी। देश के संदर्भ में केंद्र की संसद और सरकार, प्रांत के संदर्भ में जो है प्रांत का विधानमंडल और सरकार अर्थात राज्य स्टेट जो है। स्थानीय संस्थाएं लोकल बॉडी जो होती हैं जैसे नगर पालिका, पंचायत, अथॉरिटी का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई संस्था जो स्टेट से पावर गेन करती हो, प्राधिकार प्राप्त हो, उसे तो राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। व्यवहारिक तौर पर सरकारी तंत्र से तात्पर्य होता है राज्य का। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो देखने की कोशिश करेंगे हम, तो आर्टिकल 13 जो संविधान में बेयर एक्ट में है, मूल संविधान में जो भी संविधान की कॉपी है उसमें लिखा गया है कि यह नियम को डिफाइन करता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की बात करता है, पूर्व की विधियों को, और संविधान के लागू होने के बाद की विधि के बारे में बात करता है। पूर्व की विधि की बात करता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले भी जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले तो ऐसी विधियां थी ही, तमाम तरीके के विभिन्न प्रकार के कानून और लॉ थे। तो उसी के बारे में डिफाइन करता है कि संविधान के पूर्व 26 जनवरी 1950 से पूर्व ऐसी कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी नियम जो मूल अधिकार से असंगत हो, उनसे मेल न खाता हो, वह शून्य होगी, अवैध होगी, इनवैलिड हो जाएगी वो विधियां। अर्थात संविधान के लागू होने के पूर्व ऐसी कोई भी विधियां जो मूल अधिकार से असंगत हैं, अर्थात उससे मेल न खाती हो, अर्थात वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हो, तो ऐसी विधियों को शून्य या इनवैलिड घोषित करता है संविधान। यह आर्टिकल 13 कहता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। आइए हम बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में। जब 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी कोई विधि राज्य नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट को कम करने की बात करे। ऐसी विधियां अगर कोई बनाई जाती हैं तो उल्लंघन की मात्रा तक उन्हें शून्य माना जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह दोनों जो हम जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, दो प्रिंसिपल हैं, पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन का डॉक्ट्रिन, और डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, आच्छादन एवं ग्रहण का सिद्धांत। यह दो सिद्धांत आते हैं। यह कहता है पृथक्करण का सिद्धांत, फिल्टर एंड सेपरेट जो है, और इसे कहते हैं टू हाइड, छिपा देना। पृथक्करण का सिद्धांत कहता है, मान लीजिए कोई विधि है और वह विधि जो है यहां हम उसको फिल्टर करेंगे, अगर फिल्टर करें वो निकल गया फिल्टर छन कर, तो वह फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं करती है, अर्थात वह विधि मान्य होगी। लेकिन जो विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत हो मूल अधिकार के, उसे हम सेपरेट करके अलग कर देंगे यहाँ, अर्थात वह कोई एक्ट या अधिनियम है तो वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। उसके जो प्रावधान, जो मूल बिंदु, जो पॉइंट फंडामेंटल राइट को वायलेशन करेगा, वही जो है शून्य घोषित किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यही कहता है आच्छादन का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत एक बार आप फिर समझिए। मान लीजिए कोई विधि है जो है, और उसको हम फिल्टर करेंगे, जो फिल्टर हो गया यहां से, मान लीजिए ये फिल्टर हम लगा दिए, जो फिल्टर किए अगर, तो जो फिल्टर हो गए नियम कानून, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते हैं, अर्थात वो फंडामेंटल राइट के संगत हैं, वह फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण नहीं करेगी वह विधि। जो विधि इसमें से फिल्टर नहीं हुआ, मान लीजिए फिल्टर में से, उसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो यह बताता है, पृथक्करण का सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी कानून या अधिनियम जो फंडामेंटल राइट्स से असंगत हो, उसके समस्त प्रावधानों को न रद्द करते हुए, जो उस संविधान, जो उस अधिनियम का जो बिंदु या जो तथ्य, जो पॉइंट फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा, उसको हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और जो फंडामेंटल राइट के संगत हो, जो है उसके समान हो, उसका वायलेशन न करे, उसको हम फिल्टर करके निकाल देंगे। फिल्टर एंड सेपरेट का कंसेप्ट यहाँ लागू होगा। और फिर दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स, आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत। यहाँ ये कहा जाता है कि मान लीजिए यह कोई एक विधि है, इसमें से कुछ विधियां ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन है, अर्थात उसके असंगत हो, तो यह कहता है कि इसको छिपा देना, टू हाइड। टू हाइड का मतलब कि जो विधियां असंगत हो फंडामेंटल राइट से, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हो वो विधियां,
उनको यह हाइड कर देता है। जो है आच्छादन का मतलब होता है छिपा देना, ग्रहण का सिद्धांत। अर्थात आप ऐसे भी इस शाब्दिक अर्थ को अगर इसके समझने की कोशिश करेंगे आप, तो कह रहा है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, शैडो। अर्थात वह जो विधियां, मान लीजिए इसमें अगर 24 कोई नियम है कि कोई एक्ट में, और उसके लगभग 20 ऐसी विधियां हैं जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हूं, तो उन 20 विधियां, उन 20 बिंदुओं को हाइड कर देता है जो है संविधान। यह बिंदु आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, उनको हाइड कर देगा, खत्म नहीं करेगा। बाद में भविष्य में जब कभी ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा कि इनके संगत में कोई फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा, तो ये फिर से सक्रिय हो जाएंगे। अर्थात इनको हमेशा के लिए खत्म न करके इनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। भविष्य में जब ऐसा कोई संवैधानिक संशोधन किया जाता है, कोई फंडामेंटल राइट में वायलेशन संशोधन किया जाएगा, तो इन विधियों से अगर वो मेल खाता है, संगत खाता है, तो यह अपने आप सक्रिय हो जाएंगी वो विधियां। इस शाब्दिक तात्पर्य है इसका आच्छादन अथवा ग्रहण का सिद्धांत। टू हाइड, वह विधियां जो फंडामेंटल राइट से असंगत हो, फंडामेंटल राइट को न्यून करती हूं, कम करती हूं, उनको यह पूर्णतः खत्म न करके हाइड कर दे, आच्छादित कर दे, छिपा ले, उसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। यह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों के लिए लागू होता है। जो हम आपको ऊपर बताए हैं विधियां, इन दोनों को आप इनसे और इनसे दोनों से मैच कराएंगे, एक बार फिल्टर करेंगे उसको, फिर आप टू हाइड करेंगे। अर्थात प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी कोई विधि अगर रहेंगी तो उनको पूर्णतः उस अधिनियम को खत्म न करके उस अधिनियम का वह पार्ट निष्क्रिय कर दिया जाएगा जो फंडामेंटल राइट से असंगत हो। आज हम यही आर्टिकल 12 और फंडामेंटल राइट के टाइप्स हम देखें कि कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 12 में राज्य का तात्पर्य क्या है, आर्टिकल 13 में क्या बात की गई है। दो सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत एंड आच्छादन अथवा ग्रहण का सिद्धांत। यह दोनों टर्मिनोलॉजी अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहां इसकी भाषा क्लिष्ट लिखी गई है, इसलिए हम आपको एक बार फिर से यही बता दे रहे हैं कि पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब यह है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अथवा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से असंगत हो, हम उसे फिल्टर करेंगे। कोई नियम कानून है, हम उसको अगर फिल्टर करेंगे तो जो फंडामेंटल राइट के संगत होगी वह फिल्टर हो जाएगी अपने आप, और जो बच गया उसको हम उस नियम या उस नियम से अलग कर देंगे। फिल्टर एंड सेपरेट का कंसेप्ट यहां लागू होगा। और आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत होगा। सिद्धांत क्या होगा, आप ऐसे भी देखिए, जब ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण तो छिपा देता है प्रकाश को, उसी तरीके आच्छादन एवं ग्रहण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत, टू हाइड मतलब कोई अधिनियम, कोई नियम कानून को पूर्णतः रद्द ना करते हुए उसके उस प्रावधान को छिपा देना, निष्क्रिय कर देना जो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करती हो, उसका अतिक्रमण करती हो। भविष्य में जब कहीं भी फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन किया जाएगा तो वह विधियां अगर उसके संगत रहेंगी तो स्वतः अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। आज तक के लिए हम इतना ही देखते हैं। 3 टाइप्स के हम इसमें आपको लेक्चर डिलीवर किए हैं। मौलिक अधिकार कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है। फंडामेंटल राइट प्रॉपर रूप से शुरू करने से पहले एक बार राज्य की अवधारणा, एक बार आर्टिकल 13 में क्या बातें कही गई हैं वह हम देख लिए। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर से हमारी कोशिश रहेगी कि हम समानता के अधिकार से शुरू करेंगे और एक एक आर्टिकल की शाब्दिक अर्थ को, उसके क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या संवैधानिक दृष्टिकोण है, क्यों समानता का अधिकार को पहले रखा गया संविधान में, क्यों स्वतंत्रता के अधिकार को बाद में रखा गया, शोषण के विरुद्ध क्यों रखा गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया। यह सभी अनुच्छेद को प्रॉपर एक क्रमबद्ध तरीके से व्याख्या करते हुए एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी हमारी। आज के लेक्चर में ऐसा कोई भी शब्द या टर्मिनोलॉजी जो आपके समझ में ना आए, जो संशय हो पैदा करे, उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे कि हम अपने आप में और अपने कंटेंट में मॉडिफिकेशन करते हुए आप तक एक बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा अगर कंटेंट ठीक लगे आपको तो हमारे चैनल को प्रमोट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।